दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की ओमनीबस की। उसमें बुक चल रही है जंगल लॉर। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। अगली कहानी है चैप्टर 7। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रकृति की किताब है, ना उसकी कोई शुरुआत होती है और ना ही कोई अंत। और कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं वो आखिरी व्यक्ति होऊंगा जो ये कहेगा कि मुझे जंगल के बारे में या जंगल लॉर के बारे में जो कुछ भी सीखना था वो मैंने सीख लिया। अब मुझे कुछ भी सीखना बाकी नहीं है। यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो सब कुछ सीख ले, और ना ही प्रकृति की किताब में या पुस्तक में इतना एक्सपर्ट नॉलेज होता है कि उसे सीखकर आप एक्सपर्ट बन जाओ। लेकिन क्योंकि जंगल में घूमना मेरी हॉबी थी और मैंने जंगल में बहुत सारा समय बिताया है, तो मैं कह सकता हूं कि जंगल में घूमते घूमते मुझे जंगल लॉर के बारे में, यानी जंगल और उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है। वही थोड़ा बहुत नॉलेज मैं यहां इस पुस्तक में शेयर कर रहा हूं। हालांकि जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि वो मेरी बातों से सहमत हों, और हो भी नहीं सकता। कोई भी दो व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे नहीं होते जिनके सोच विचार किसी एक चीज के बारे में एकदम सेम हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। तीन व्यक्ति हैं जो कि एक गुलाब के फूल की तरफ देख रहे हैं। एक व्यक्ति उसके रंग को देख रहा होगा, एक व्यक्ति उसके आकार को देख रहा होगा, और एक व्यक्ति होगा जो उसका रंग और उसका आकार दोनों देख रहा हो। अब जो तीनों व्यक्ति थे, उन्होंने वही देखा जो कि देखना चाहा, और वो तीनों व्यक्ति सही भी थे। यानी उन्होंने जो देखा वो गलत नहीं था। एक बार जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड प्रोविंस के, यानी कि यूपी के, उनसे मेरा वैचारिक मतभेद हुआ था। तब उन्होंने कहा था, हम इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेद रखते हैं, हम दोनों के विचार अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आपस में दोस्त बने रहेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ते वक्त मुझसे वैचारिक मतभेद रखता है, मेरी बातों से सहमत नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी, यानी कि यूपी के प्रधानमंत्री जी की सलाह पर अमल करिए। यानी मतभेद रखिए, मन भेद मत रखिए, हम दोस्त बने रहेंगे। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि शुरू शुरू में मैं जानवरों के पैरों के निशान में अंतर नहीं कर पाता था। अलग अलग स्पीशीज के जानवर जब नदी के किनारे की रेत पर निकलते थे। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि एक यंग सांबर डियर या फिर यंग नीलगाय के जो खुरों के निशान होते हैं, वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते होते हैं एक बड़े जंगली सुअर से। लेकिन काफी अध्ययन के बाद उनके चलने के तरीके, नदी को क्रॉस करने के तरीके को देखने के बाद मैंने पाया कि मैं जंगली सुअर और बाकी हिरण के खुरों के बीच में अंतर कर सकता हूं। अब जैसे सुअर की बात करें तो उसके जो मौलिक खुर होते हैं उसके पीछे एक खुर और होता है, लेकिन डियर में भी ऐसा ही होता है। फर्क ये होता है कि जब सुअर में जो पीछे वाला खुर होता है वो थोड़ा लंबा होता है, हिरण में थोड़ा छोटा होता है। तो जब सुअर किसी हार्ड सतह पे चलता है तो जो पीछे वाला खुर है वो भी अपने निशान, स्पष्ट निशान छोड़ता है। लेकिन अगर डियर की बात करें तो कठोर सतह पे वो पीछे वाला खुर अपने निशान नहीं छोड़ता, क्योंकि वो सुअर से थोड़ा छोटा होता है। लेकिन अगर किसी भुरभुरी मिट्टी पे या रेतीली सतह पे वो हिरण चलता है और उसका मेन खुर थोड़ा जमीन में धंस जाता है, तब वो पीछे वाला खुर भी निशान छोड़ता है। इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति को
नॉलेज नहीं है तो वो टाइगर के कब्ज और लेपर्ड के कब्ज के बीच का अंतर नहीं बता पाएगा, क्योंकि दोनों का आकार करीब करीब बराबर होता है। दोनों के पगमार्क के बीच का फर्क उंगलियों को देख के बताया जा सकता है। जबकि दोनों के पगमार्क बराबर एरिया कवर करते हैं, टाइगर के कप के पगमार्क में उंगलियां थोड़ी बड़ी होती हैं, हालांकि पगमार्क का साइज बराबर होता है। आईना यानी कि लकड़बग्घे के पैरों के निशान में और तेंदुए यानी लेपर्ड के पैरों के निशान में भी कई बार लोग समानता समझ लेते हैं। अगर आपके मन में कभी शंका है तो दो रूल्स हैं जिन्हें आप फॉलो करें तो आप अंतर आसानी से समझ लेंगे। सभी जानवर जो दौड़ते दौड़ते ठहर जाते हैं शिकार करते वक्त, उनकी उंगलियां उनके पैड्स के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं, और जो घात लगा के हमला करते हैं उनकी उंगलियां पैड्स के कंपैरिजन में छोटी होती हैं। तो पैरों के नाखून दिखाई देते हैं उन जानवरों में जो दौड़ते हैं, शिकार का पीछा करते हैं, फिर रुक जाते हैं। जो घात लगा के हमला करते हैं उनके पैरों के निशान में उंगलियों के नाखून नजर नहीं आते। लेकिन कभी तेज दौड़ने वाले जानवर भी अगर कभी बिदक जाते हैं या फिर छलांग मार रहे होते हैं तो कभी कभी उनके नाखून भी नजर नहीं आते। अगर आप घर के बिल्ली और कुत्तों के पैरों के निशान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी उंगलियों से मेरा तात्पर्य क्या है। अगर आप कुत्ते का देखेंगे तो आपको पैड छोटा नजर आएगा, उंगलियां बड़ी नजर आएंगी। अगर आप बिल्ली का देखेंगे, पैड बड़ा नजर आएगा, उंगलियां छोटी नजर आएंगी। अगर आप उस एरिया में रहते हैं जहां पर सांप बहुत ज्यादा रहते हैं तो आपको उनके चलने के तरीके से यह जानने की जरूरत है कि वो किस दिशा में गया है। साथ ही उन निशानों से आप ये भी जान सकते हैं कि वो सांप जहरीला है कि नहीं है। उस सांप की मोटाई कितनी है ये भी उसके चलने के निशान से आप पता लगा सकते हैं। अब जो जहरीले सांप होते हैं वो अपने शिकारों का बहुत ज्यादा पीछा नहीं करते, वो इनका इंतजार करते हैं हमला करने के लिए। तो वो ग्राउंड में थोड़ा धीमे चलते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं होती। और जब सांप बहुत ज्यादा धीमे चलता है तो बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े चलता है। उदाहरण के तौर पे आप ले लें रसेल वाइपर को या फिर करैत को। करैत वो सांप है जिसे बोला जाता है भारत का सबसे ज्यादा डेडली सांप। अगर आप इनमें से किसी भी सांप को किसी ग्राउंड में, मिट्टी में या धूल में चलते हुए देखेंगे, आप देखेंगे एक सीरीज में चलता है, कर्व सी। तो अगर आपको किसी सांप के निशान मिलते हैं और बहुत ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं तो आप समझ जाइए कि वो सांप जहरीला है। अगर आप किंग कोबरा की बात करेंगे तो वो जो सांप है दूसरे सांपों को खाकर जिंदा रहता है, इसलिए उसे जरूरत है तेज स्पीड की। बोला जाता है कि किंग कोबरा के दौड़ने की शक्ति उतनी ही होती है या उतनी स्पीड होती है जितनी होती है एक घोड़े की। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं घुड़सवारी कर रहा हूं और किसी किंग कोबरा ने मेरा पीछा किया हो। किंग कोबरा की लंबाई 17 फीट तक हो सकती है। मैंने कई किंग कोबरा मारे हैं जिनकी की लंबाई करीब करीब 14 फीट थी। लेकिन ये मुझे मालूम है कि किंग कोबरा बहुत तेजी के साथ दौड़ सकता है, और ऐसा इसलिए है कि उसे दूसरे सांपों का पीछा करना होता है, इसलिए स्पीड तो चाहिए ही होगी। जो सांप जहरीले नहीं होते वो तेज चलते हैं, थोड़ा पतले होते हैं और एक्टिव भी ज्यादा होते हैं, जैसे कि धामिन या फिर ब्लैक रॉक स्नेक। ये जब चाहें बहुत तेजी के साथ दौड़कर अपना ग्राउंड कवर कर सकते हैं। अब जो सांप जहरीले नहीं होते उनके पास स्पीड इसलिए होती है कि एक तो उन्हें तेजी के साथ जाके अपनी स्पीड के दम पर शिकार को पकड़ना होता है, क्योंकि उनके पास जहर तो होता नहीं। दूसरा, अपने शत्रुओं से भी वो दौड़ कर ही भाग सकते हैं, क्योंकि उनके पास
जहर तो होता नहीं। जब कोई सांप बहुत तेजी के साथ ट्रैक पे जाता है तो बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, उसका ट्रैक करीब करीब सीधा सा ही नजर आता है। और जो सांप का पेट होता है वो जो किनारे वाली मुंडेर है उसको टच करता है, सतह को टच करता भी नहीं। तो जब भी आपको सांप के चलने के निशान दिखें और आपको लगे काफी हद तक ये सीधे हैं, आप समझ जाइए ये सांप जहरीला नहीं है। केवल एक जहरीला सांप है जिसके निशान देख के आपको ये गलत फहमी हो जाएगी कि ये बिना जहर वाला सांप है, और वो सांप है किंग कोबरा। लेकिन ऐसा करने के चांसेस बहुत कम है आपके पास, क्योंकि किंग कोबरा बहुत कम जगहों पे पाया जाता है। भारत में करीब करीब 20,000 लोग हर साल मर जाते हैं सांप के काटने से। लेकिन जो 20,000 लोग मरते हैं उनमें से केवल 10,000 लोग ऐसे होते हैं जो कि मरते हैं सांप के जहर की वजह से। बाकी के 10,000 लोग दहशत की वजह से मर जाते हैं, शौक की वजह से मर जाते हैं। भारतीय लोग सांपों के साथ हजारों साल से रहते आ रहे हैं, और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि वो सांपों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं। ज्यादातर भारतीय सांप देखते ही यही मान के चलते हैं कि ये सांप जहरीला है। जब एक बड़ा सांप किसी को काटता है तो उसे शौक तो लगता ही है, और अगर उसे लगता है कि यह सांप जहरीला है, इसके काटने से वो मरने वाला है, तो वो शौक दोगुना हो जाता है, और इस शौक की वजह से उसका हृदय धड़कना बंद कर देता है। भारत के गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि वो सांप के काटने का इलाज कर लेते हैं, क्योंकि भारत में 100 में से 90 सांप बिना जहर वाले हैं। इसलिए बिना बात के इन झाड़ फूंक वालों की रेपुटेशन बनी हुई होती है, क्योंकि 100 में से 90 बार तो इंसान बचेगा ही, क्योंकि सांप जहरीला था नहीं। 10 की अगर मौत भी हो जाएगी तो उनकी रेपुटेशन नहीं जाती। लेकिन देखा जाए तो इनकी वजह से वो इंसान जो कि दहशत से मरने वाला था, उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो मरेगा नहीं, और उसकी जान बच जाती है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में भारत के ज्यादातर हॉस्पिटल्स में सांप के काटने का इलाज है, यानी कि एंटीवेनम है। लेकिन भारत में गरीबी बहुत ज्यादा है। सांप काटा हुआ व्यक्ति ग्रामीण इलाके से अपने पैरों पर ही चलता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं होती, और उसका समय पर अस्पताल पहुंचना काफी मुश्किल होता है। ज्यादातर समय जब वो पहुंचते हैं तब तक इलाज का समय बीत चुका होता है, जहर सारे शरीर में फैल चुका होता है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स में चार्ट भी लगे हैं जिसमें जहरीले और बिना जहरीले सांपों को दर्शाया हुआ है। लेकिन इस बात का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि भारत में ग्रामीण इलाकों में बहुत सारे लोग नंगे पैर या सिर्फ चप्पल पहन के चलते हैं और रात में चलते हैं। जिस सांप ने उन्हें काटा होता है वो उसे देख ही नहीं पाते। एक बहुत बड़ी भ्रांति भारत के ग्रामीण इलाकों में है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले और वो उस सांप को मार दे तो सांप बदला लेता है और उसको मार देता है। इसलिए लोग सांप को मारकर हॉस्पिटल लेके नहीं जाते, ताकि डॉक्टर को मालूम चल जाए कि इसे किस सांप ने काटा है। मेरा जो तरीका है ये पता करने का कि ये सांप जहरीला है कि नहीं है, वो ये है कि सांप को मार दो और उसके मुंह की तरफ देखो। अगर उसके मुंह में दांतों की 2 रोज हैं तो फिर ये जहरीला सांप नहीं है। अगर उसके ऊपर 2 फैंक्स लगे हैं, वाइपर फैमिली में ये फिक्स नहीं होते, कोबरा फैमिली में ये फिक्स होते हैं, तब मैंने जहरीला सांप बोलता हूं। पहले वाला सांप जब काटता है तो कई सारे दांतों के निशान आते हैं। जब जहरीला सांप काटता है तो केवल 2 दांतों के निशान आते हैं। कई केसेस में केवल 1 दांत का निशान आता है। ऐसा तब होता है जब सांप काटते वक्त सही एंगल पे नहीं होता, तो उसका 1 दांत तो गड़ जाता है, दूसरा हवा में ही रह जाता है। कई बार जिस जगह पे उसने अपना मुंह मारा होता है किसी उंगली पे, वो इतना छोटा होता है कि दोनों दांतों के एक साथ गड़ने की जगह नहीं होती। तो दोस्तों, इस तरह से एंड हुआ चैप्टर 7। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।